गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हमने जो है शेरशाह सूरी को और बाबर को पढ़ लिया है। यहाँ हम हुमायूं को पढ़ रहे थे। बीच के छोटे से कार्यकाल में जो है हुमायूं को खदेड़ दिया था शेर खान के द्वारा, शेरशाह के द्वारा। और यहाँ पे 1540 से लेकर के 1555 का जो समय था, इस 15 साल के टाइम पीरियड में यहाँ पे सूर वंश की द्वितीय अफगान साम्राज्य की भारत में स्थापना हो गई थी और मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ दिया गया था। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 1555 में हुमायूं वापिस आया। उसने वापिस आकर के दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया और मुगल साम्राज्य को दोबारा से स्थापित कर लिया। तो यहाँ पे मुगल साम्राज्य की दोबारा स्थापना से हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो सूर साम्राज्य था उसका अंत हो गया है, या अफगानों की जो बची खुची शक्ति है वो पुनः जो है अंत के कगार पे आ गई है। क्योंकि शत्रु जो था वो अभी भी मरा नहीं था, पूर्ण रूप से वो अभी भी पतन की ओर नहीं गया था। अभी डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद इस बारे में अपना मत देते हुए कहते हैं कि बचे खुचे अफगान सरदार भी मुगल सत्ता को उखाड़ फेंकने में और दोबारा से अपनी पुनर्विजय में जो है लग सकते थे। उनके पास अभी भी इतनी ज्यादा मानव शक्ति और नेता बचे थे। इस बारे में बंदायूं भी लिखता है कि वो स्थिति नहीं थी कि बड़ी बड़ी पगड़ी पहने अफगान सेना जो है, बड़ी बड़ी पगड़ी पहने अफगान सेना और अफगान सेना नायक अफगान सैनिक मुट्ठी भर मुगलों के आगे जो है भागने के लिए भाग तैयार रहते या फिर भाग खड़े होते। कहने का अभिप्राय ये है कि यहाँ पे अभी भी अफगान शक्ति को पूर्ण रूप से कुचला नहीं गया था, बल्कि हुमायूं के दिल्ली पे कब्जा करने के बाद भी अफगानों ने अपने आप को संगठित करके इटावा और कालपी और नारनौल, ये विभिन्न छोटे छोटे क्षेत्रों पे अपना अधिकार जमा लिया था। तो इस प्रकार से अफगान सैनिक अब भी हुमायूं के सामने एक खतरा बने हुए थे, मुगल साम्राज्य के लिए एक खतरा बने हुए थे। तो उनसे निजात पाना हुमायूं के लिए बहुत ही जरूरी था। यहाँ पे 1555 में हुमायूं की मृत्यु हो जाने के बाद अल्पवयस्क किशोर पुत्र अकबर के हाथों में ही सारी राजनैतिक सत्ता, राजनैतिक स्थिति और सारी ही उस समय की परिस्थिति जो है आ गई थी। तो उस पर कैसे जो है उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कैसे वो आगे रणनीति बनाए, वो बहुत ही आवश्यक हो गया था। बैरम खान के संरक्षण में रहते हुए अकबर ने जो है काफी कुछ सीखा भी था। तो हुमायूं की मृत्यु का समाचार जैसे ही अल्पवयस्क पुत्र को अकबर को मिला, तो वहां पे अकबर ने जो है अकबर को बैरम खान ने एक छोटा सा चबूतरा बना के अपना राजा घोषित कर लिया और इस प्रकार से कलानौर में एक ईंटों के चबूतरे पे ही उसका राज्याभिषेक कर दिया गया। और यहाँ पे अकबर के सामने जो नव निर्मित मुगल साम्राज्य था, जो नव स्थापित मुगल साम्राज्य था, उसकी बागडोर हाथों में आ गई। अभी वो अल्पवयस्क ही था, उसको किस बात पे क्या फैसला लेना है वो जो है उसमें अभी समझ नहीं थी। तो इस प्रकार से जो है अकबर ने शुरुआती कठिनाइयों का सामना करते हुए छोटे से मुगल राज्य को अब स्थायित्व प्रदान किया। एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में वो उभर कर आया और अपने राज्य को जो है एक साम्राज्य में बदलने के लिए उसने भरपूर कोशिशें की और विभिन्न तरह के सुधारवादी कार्य जो है आम जनता के लिए किए। तो इस प्रकार से महान मुगल शासकों में अकबर का नाम लिया जाता है और मुगल वंश के जितने भी शासक हुए हैं उनमें सबसे अधिक कोई व्यक्ति था जो सहिष्णु था या प्रजा के लिए काफी हितैषी था, प्रजा हितकारी था, वो अकबर का नाम लिया जाता है। तो इस प्रकार से अकबर ने अपने साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया। बहुत सारी जो है राजनीतिक ओहदों को उसने कुछ उसके विश्वास पात्र थे उनमें वितरित किया
और एक जो है अच्छी और स्थायी सेना की उसने व्यवस्था की और अपने राज्य को साम्राज्य में उसने बदल दिया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हुमायूं के ही कर कदमों पे चलते हुए आगे जहांगीर ने और शाहजहां ने भी कार्य किया। उनके समय में भी मुगल जो वास्तुकला थी वो भी खूब फली फूली और राज्य को भी बढ़ाने में अकबर के उत्तराधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उसके बाद बात करें यदि औरंगजेब की, तो औरंगजेब ने भी जो है काफी सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाते हुए दक्षिण में गोलकुंडा और बीजापुर को जीतने के लिए कोशिशें की और उधर में उत्तर पूर्व में भी अपने जो है उसने पैर पसारे। और इस प्रकार से अकबर द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था आगामी आने वाले 100 से भी ज्यादा सालों तक चलती रही और मुगल साम्राज्य जो दोबारा स्थापित किया गया था अकबर के द्वारा वो जो है काफी फला फूला। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं अकबर के अधीन प्रादेशिक विस्तार की। अकबर के अधीन प्रादेशिक विस्तार। अकबर के अधीन जो है प्रादेशिक विस्तार इस प्रकार से हुआ क्योंकि उसने अपने सामने आई अफगान शक्ति को कुचल डाला और अफगानों को कुचल कर पूर्णतः अफगान साम्राज्य का विनाश कर दिया। समूल रूप से अफगानों की शक्ति को उखाड़ फेंकने के बाद जो है उसने भारत में पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना की। पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद विभिन्न जो क्षेत्रीय राजा थे उन पे उसने कब्जा जमा लिया। जैसे उदाहरण के रूप में हम यदि देखें कि राजपूताना में राजपूत अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे, एकजुट हो रहे थे, तो उनकी शक्ति को दबा करके और विभिन्न जगहों पे जो है अभियान करके अकबर ने अपने राज्य को साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। यहाँ पे प्रजा हितैषी शासक के रूप में भी अकबर जो है जनता के सामने प्रस्तुत किया और विभिन्न प्रदेशों को जीत करके प्रादेशिक विस्तार की नीति जो है यहाँ पे उसने शुरू की और अपने राज्य को राज्य के क्षेत्रफल को उसने और ज़्यादा बढ़ाया और एक राष्ट्र का उसने निर्माण किया। यहाँ पे अकबर ने जो है कला साहित्य और धर्म के क्षेत्र में भी काफ़ी उन्नतिपूर्ण कार्य किए। जैसे कि दीन इलाही अकबर द्वारा स्थापित किया जो है एक धर्म था और दीन इलाही सर्व धर्म संगम कहा जा सकता है क्योंकि विभिन्न धर्मों का अध्ययन करने वाले लोगों के विचारों को सुन करके सारे ही धर्मों की अच्छी बातों को एक जो है उनके अच्छे जो विचार थे उनका एक संकलन दीन इलाही था और दीन इलाही को धारण करने वाला व्यक्ति जो है सबसे पहला जो जिसने दीन इलाही को अपनाया था वो अकबर का नवरत्नों में से एक बीरबल था। तो इससे ये जो दीन इलाही जो धर्म था अकबर द्वारा चलाया गया एक नव निर्मित धर्म था। हालांकि जो इस्लाम के समर्थक जो लोग थे, मुस्लिम लोग थे, वो जो है इस बात से घृणा भी करते थे कि इसमें जो है हिंदुओं के धर्म से भी कुछ अच्छी बातों को ले लिया गया है, अन्य धर्मों की भी अच्छी बातों को ले लिया गया है। तो ये अकबर का एक पागलपन है। तो इससे जो उमरा वर्ग था, उलेमा वर्ग था, उससे नाराज हो गया और इस प्रकार से अकबर द्वारा जो है धर्म के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किए गए। तो अब हम बात करते हैं अकबर के अर्ली लाइफ की। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अकबर की अर्ली लाइफ की और असेसन टू थ्रोन मतलब अकबर का जो शुरुआती जीवन था उसका बचपन, उसका शुरुआती जीवन और फिर कैसे उसका सिंहासन आरोहण हुआ, कैसे जो है उसकी ताजपोशी हुई। तो सारे ही मुगल बादशाहों में से महान अकबर, जैसे कि अकबर जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम बात करें तो वो महान होता है। अकबर का शाब्दिक अर्थ है महान। विभिन्न जो भी मुगल बादशाह हुए हैं सारे ही मुगल बादशाहों में से महान कहे जाने वाले
शासक मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 को राणा वीरसाल के महल में हुआ था। और इस समय पे हुमायूं दर बदर की ठोकरें खा रहा था और वो अपने एक मित्र राजा जो कि राजपूत था राणा वीरसाल, उसके साथ रह रहा था। और राणा वीरसाल के साथ रहते हुए ही राणा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था और उसका जो है नाम जलालुद्दीन मोहम्मद था। जलालुद्दीन मोहम्मद का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को राणा वीरसाल के महल में हुआ था, जब हुमायूं दर बदर की ठोकरें खा रहा था। और हुमायूं की जो शिया पत्नी थी हमीदा बानो बेगम शिया पत्नी से जलालुद्दीन मोहम्मद जन्मा था। और जब ये समाचार उसके एक विश्वास पात्र तर्दी बेग द्वारा हुमायूं को दिया गया, तो उस समय पे हुमायूं एक अभियान ठट्टा के लिए जो अभियान करने के लिए गया हुआ था, ठट्टा पे चढ़ाई करने के लिए, ठट्टा और भक्कर दो जगहों पे उस समय पे चढ़ाई करने के लिए गया था। तो तर्दी बेग द्वारा ये समाचार हुमायूं को दिया गया। तो उस समाचार को सुन के हुमायूं बहुत खुश हुआ, प्रफुल्लित हुआ और खुशी खुशी जो है उसने अपने अमीरों को शिविर में इकट्ठा किया और उनमें जो है कस्तूरी बांटी। कस्तूरी बांटते हुए जो है उसने अपने अमीर और विश्वास पात्र सरदारों को कहा था कि जिस तरह से हमारे शिविर में, हमारे खेमे में कस्तूरी की महक जो है सुगंधित महक जो फैली हुई है, ऐसे ही पूरे संसार में मेरी पुत्र की प्रसिद्धि फैले, वो पूरे संसार के सामने जो है ऐसे ही उसकी महानता के चर्चे हों और महानता फैले। और हुमायूं की जो ये भविष्यवाणी थी वो जो है आगे चलकर सत्य भी हुई और अकबर की जो प्रसिद्धि थी वो दूर दूर तक फैली और वो एक महान शासक के रूप में पेश हुआ। तो यहाँ पे जो है हुमायूं के पास उस समय अपने विश्वास पात्रों को देने के लिए कुछ नहीं था, वो सुगंधित पदार्थ कस्तूरी था जो उसने अपनी खुशी को जाहिर करते हुए अपने अमीरों में, विश्वास पात्रों में बांट दिया था। तो यहाँ पे 1 साल का ही था जब जलालुद्दीन मोहम्मद, तो उसी समय पे हुमायूं और कामरान की मुठभेड़ हुई और इसी मुठभेड़ में, इसी झड़प में हुमायूं अपने 1 साल के पुत्र अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद से हाथ धो बैठा और यहाँ पे कामरान अपने साथ जलालुद्दीन मोहम्मद को ले गया। अब जलालुद्दीन मोहम्मद 3 साल का था जब कामरान और हुमायूं की दोबारा से भेंट हुई। तो यहाँ पे कामरान से हुमायूं ने जो है अकबर को अपने पास ले लिया और यहाँ पे कामरान को उसने एक दूसरी मुठभेड़ में करारी पराजित दी। तो अब वो 3 साल का था। तो कहते हैं कि अब 3 साल का था तो वो अकबर तो वो अपने पिता हुमायूं के साथ रहने लग गया। तो एक बार फिर से जो है कामरान उसको उसी मुठभेड़ के कारण उठा करके ले गया और 1 साल फिर वो जो है अपने चाचा के साथ रहा। हालांकि कामरान उसको ले गया था तो आपसी रंजिश उसने जो है जलालुद्दीन मोहम्मद के साथ नहीं निकाली, बल्कि उसका पालन पोषण बड़े अच्छे से किया। तो 1546 में दोबारा से हुमायूं ने अपने पुत्र को प्राप्त कर लिया और उसका खतना किया गया। खतना जो है एक प्रक्रिया है जो मुस्लिम धर्म में आवश्यक मानी जाती है। तो उसी समय पे नामकरण की जो प्रक्रिया है वो भी की जाती है। तभी जो है खतना करने के साथ साथ अकबर का जो नाम था, जो मूल नाम उसको दिया गया था जलालुद्दीन मोहम्मद। तो खतना 1546 में जब उसका किया गया था 4 साल की उम्र में, तभी जो है खतने के साथ साथ जलालुद्दीन मोहम्मद उसका नामकरण भी किया गया था। तो इस प्रकार से अकबर ने विभिन्न जो अनुभवी व्यक्ति थे वो शिक्षकों के रूप में अकबर को शिक्षा देने के लिए नियुक्त किए, लेकिन अकबर की रुचि नहीं थी शिक्षा प्राप्त करने में, उसकी रुचि खेल कूद में ही थी। वो ऐसे ही कूदता फांदता, शरारतें करता, खेलता जो है अपना पूरा दिन गुजार देता था और उसने अक्षर ज्ञान बिल्कुल भी प्राप्त नहीं किया। विभिन्न इतिहासकारों के
मत यहाँ पे एक तरह से जो है अपने डेटा को, यदि हम उनके डेटा को पढ़ें तो वो एक ही मत पे आके टिक जाते हैं। कुछ लोग उसको सीधा अनपढ़ करार दे देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अक्षर ज्ञान प्राप्त ही नहीं किया था, उनकी रुचि नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं कि कोशिशों की उसने थोड़ी बहुत, लेकिन वो प्राप्त न कर सका अक्षर ज्ञान, वो सीख न सका। तो इस प्रकार से एक अनपढ़ शासक के रूप में अकबर को जाना जाता है। तो यहाँ पे अस्त्र शस्त्र और एक सैनिक विद्या जो थी उसमें अकबर निपुण हो गया, वो उसने अवश्य सीखी। और विभिन्न जो अनुभवी व्यक्तियों के सानिध्य में रहते हुए अक्षर ज्ञान न सीख कर सैनिक शिक्षा, अस्त्र शस्त्र चलाना उसने भली भांति सीख लिया था। तो इस प्रकार से जब वो 9 साल का था तभी से अपने पिता के साथ उसके अभियानों में उसके सहयोगी के रूप में जाने लग गया था। यहाँ पे अकबर ने जो भारत के लिए अभियान किया था और दिल्ली पे पुनः मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, तब जो है अकबर को वो साथ लाया था इस अभियान में, और यहाँ पे अकबर को उसने अपना युवराज घोषित कर दिया था। तो इस प्रकार से अकबर छोटी सी उम्र में ही जो है युवराज घोषित हो गया। उसने बड़ी बारीकी से उन चीज़ों का अध्ययन किया था बचपन से ही कि उसके पिता किस तरह से दर दर भटक रहे थे और कितनी मुश्किल से जो है वो दोबारा से मुगल साम्राज्य को भारत में स्थापित कर पाए थे। तो यहाँ पे जैसे ही एक अमीर ने हुमायूं की मृत्यु का समाचार अकबर और बैरम खान को दिया, तो तब वो कलानौर में थे और किसी अभियान को लेकर के वहां आए हुए थे। उसी समय बैरम खान ने अपनी जो है रणनीति एक अच्छे जो विश्वास पात्र की भूमिका अदा करते हुए अकबर को भारत का नया मुगल सम्राट घोषित कर दिया और उसका सिंहासन आरोहण किया गया। तो इस प्रकार से कलानौर में एक चबूतरा बना करके कलानौर में एक चबूतरा बना करके जो है अकबर का सिंहासन आरोहण कर दिया गया। अकबर का सिंहासन आरोहण कर दिया गया 14 फरवरी 1556 को। तो यहाँ पे कलानौर में एक मात्र ईंटों के ही छोटे से चबूतरे पर ही जो है अकबर का सिंहासन आरोहण हो गया था 14 फरवरी 1556 में। उस समय पे सूर साम्राज्य का एक प्रमुख अफगान शासक आदिल शाह के नेतृत्व में हेमू जो उसका सेनापति था, सेनापति के रूप में जो है कार्य कर रहा था, उसका सहयोगी था, उसको जो है दिल्ली भेजा गया और दिल्ली में जो है हुमायूं के विश्वास पात्र की हत्या कर दी गई। तरदी बेग की हत्या के बाद वहां पे हेमू ने अपने आप को विक्रमाजीत की उपाधि से विभूषित किया और यहाँ पे अपने आप को दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया। तो क्या वो दिल्ली का बादशाह जब अपने आप को घोषित उसने कर दिया, तो वहां पे क्या उसका मकसद एक दोबारा से हिंदू शाही शासक बनना था या हिंदुओं के लिए कुछ अच्छे काम करना था? क्या वो अफगानों की सेना का सेनापति होते हुए एक हिंदू राजा बन सकता था? तो इस बारे में इतिहासकारों में काफी मतभेद है। वो कहते हैं कि हालांकि अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए जब हेमू ने एक जो गरीब से परिवार से उठा था, उसके लिए बक्काल शब्द यूज किया गया है। हेमू के लिए जो है क्या शब्द यूज किया गया है? बक्काल शब्द यूज किया गया है। बक्काल उपनाम इतिहासकारों ने जो है उसके लिए यूज किया है कि वो एक छोटे से निमन परिवार से उठ करके किस तरह से अपनी स्थिति को सुदृढ़ करता गया और यहाँ पे फिर वो एक सेना नायक के रूप में रहा। आम सैनिक से कैसे वो अफगान सम्राट आदिल शाह का सेनापति बन गया। और यहाँ पे आदिल शाह सूर का सेनापति के रूप में जब उसने दिल्ली पे चढ़ाई की, वहाँ पे जीत हासिल करके लोगों का कत्लेआम करवाया और वहाँ पे हुमायूं के विश्वास पात्र की हत्या करके दिल्ली को अपने आधिपत्य में ले लिया, तो क्या उसने अपने आप को वहाँ का राजा घोषित कर लिया? विक्रमाजीत की उपाधि करके उसने अपने आप को हेमचंद्र विक्रमा
द्वितीय तो बना लिया, हेमचंद्र विक्रमाजीत तो बना लिया, लेकिन वो अपनी जो महत्वाकांक्षा थी उसको जो है लोगों के सामने खुले रूप में नहीं रख सकता था, क्योंकि इतिहासकारों में जो है इस बात को लेके काफी मतांतर होते हैं कि अगर वो हिंदू राजा बनना चाहता था तो क्या अफगान सैनिक उसका साथ देते, अफगान शासक उसका साथ देते? मुगल तो वैसे ही उसके खिलाफ थे। तो अफगान लोगों ने देखा कि दिल्ली को अपने आधिपत्य में हेमू ने ले लिया है और अपने आप को ही वहां का जो है राजा घोषित कर लिया है, तो उनमें आपसी कानाफूसी होने लगी और वो उससे जो है कटने लगी। यहाँ पे वो सोचने लगे कि कैसे हेमू का वर्चस्व है वो खत्म हो जाए और पुनः जो है अफगान शासकों का दिल्ली पे कब्जा हो जाए। तो इस प्रकार से उसके साथ रहने वाले अफगान सेना ही उससे दूर होती चली गई और यहाँ पे एक बार फिर मुगलों और जो अफगान सेना थी, अफगान सेना का नेतृत्व कर रहा था हेमू, उनकी जो मुठभेड़ थी पानीपत के मैदान में हुई, भाग्य ने फिर जो है वही पुरानी बात दोहराई और यहाँ पे पानीपत के मैदान ने भी एक बार फिर से मुगलों का साथ दिया और बैरम खान के संरक्षण में अकबर ने पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वो जीत लिया क्योंकि यहाँ पे भाग्य ने एक बार फिर मुगल सत्ता की स्थापना भारत में कर दी और अफगान साम्राज्य को पुनः बिल्कुल जो है खत्म कर दिया। यहाँ पे द्वितीय अफगान साम्राज्य का पानीपत के युद्ध में खात्मा हो गया, समाप्ति हो गई और हेमू की जो मंसूबे थे उस पे पानी फिर गया और यहाँ पे जो है पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। यहाँ पे जब मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई तो अकबर के सामने बहुत सारी समस्याएं आई और उन समस्याओं से अकबर ने कैसे निजात पाया, जो आरंभिक जो कठिनाइयां अकबर ने शुरुआती जो सैन्य की उसके विषय में सबसे पहले हमें ज्ञात होना चाहिए। 1556 में जब जो है दूसरा पानीपत का युद्ध उसने जीत लिया था तो उसके सामने कौन कौन सी कठिनाइयां थी उनकी चर्चा जो है हम करेंगे। प्रारंभिक कठिनाइयां। सबसे पहली जो कठिनाई थी वो थी साम्राज्य की सीमाएं व उनकी सुरक्षा का खतरा। साम्राज्य की सीमाएं व उनकी सुरक्षा का खतरा। तो अकबर ने जैसे कि जो मुगल साम्राज्य अब पाया था वो जो टुकड़ों में छिन्न भिन्न था और बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों को एक स्थायी साम्राज्य के रूप में अब उसको रखना था। तो उस छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों पे, राजाओं पे उसको जो है काबू पाना था और उनकी सीमाओं को जो है अफगानों से हिंदू जो राजपूत राजा अपने आप की शक्ति को बढ़ा रहे थे और उसके राज्य पे जो है आक्रमण कर सकते थे, उनसे सुरक्षित करना था। सबसे मुख्य कठिनाई अकबर के सामने यही थी कि वो जो है कम आयु में ही भारत का जो मुगल राजा बन गया था। द्वितीय मुगल साम्राज्य की यहाँ पे स्थापना हो गई थी और यहाँ पे इस द्वितीय मुगल साम्राज्य की स्थापना को उस समय के क्षेत्रीय राजाओं से खतरा था जो कि कभी भी उसकी सीमाओं को खंडित करके अपने राज्य का हिस्सा बना सकते थे। तो उसकी सुरक्षा का कार्यभार सबसे मुख्य कठिनाई थी अकबर के सामने। दूसरा है आंतरिक विरोध। यहाँ पे जो है आंतरिक विरोध की यहाँ पे हम बात करें, मुनीम खां और उसके कुछ अन्य
अमीर जो है अकबर के विरोधी थे, उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को जो है मजबूत बनाना शुरू कर दिया, और अकबर का अल्पायु होना उनके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात थी कि इस छोटे से बच्चे को तो हम बड़ी आसानी से हरा सकते हैं। ये बात सोच करके मुनीम खां के साथ बहुत सारे ऐसे षड्यंत्रकारी शामिल हो गए जो कि दिल्ली की राजगद्दी पे अपना हक जमाना चाहते थे और दिल्ली की राजगद्दी को हथियाना चाहते थे। तो उनके विरोध को उनके जो विद्रोह थे उनको दबाना अकबर के सामने मुख्य समस्या थी। अगली जो मुख्य समस्या थी वो थी खराब आर्थिक स्थिति की, खराब आर्थिक स्थिति। तो यहाँ पे जब हुमायूं ने द्वितीय मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी तो यहाँ पे अकबर के सामने आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी। हुमायूं की जब मृत्यु हुई थी तो खजाना बिल्कुल खाली हो चुका था। यहाँ पे हालांकि छोटी मोटी विजयों के बाद थोड़ा बहुत धन उनके पास था, लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत ही बुरी थी। आर्थिक हालात जो है बहुत ही बिगड़े हुए थे, और इस बिगड़ी हुई स्थिति को कैसे सामंजस्य बैठाया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या अकबर के सामने थी कि कैसे उस खाली राजकोष को भरा जाए, और उसके बाद जो है कोई भी राज्य है उसकी प्रगति का आधार, उसकी समृद्धि का आधार उसकी आर्थिक स्थिति होती है, उसका राजकोष होता है, उसका खजाना होता है। जब वही खाली है तो कैसे वो अपने साथ लोगों को मिला पाएगा, अपने जो ऊंचे ओहदे हैं उन पे मुख्य विश्वास पात्रों को कैसे रख पाएगा। और कोई भी यदि विश्वास पात्र हैं तो सारी चीजें जो है पैसे के बल पे ही खरीदी जा सकती हैं। पैसे के बल पे ही कोई भी व्यक्ति है वो किसी और का साथ देने के लिए तैयार होता है। तो उस समय पे राजमहल में तो षड्यंत्र पैसे को लेकर के ही चलते थे। तो इस जो खराब समय था, खराब जो हालात थे अकबर के, वो खराब हालात आर्थिक रूप से कमजोर होना जो है उसका वो ज्यादा दर्शा रहे थे कि अकबर जो है आर्थिक रूप से यहाँ पे कमजोर था, और अपने आप को आर्थिक रूप से उसको सुदृढ़ करना था, राजकोष को भरना था, और अपने विश्वास पात्रों की यहाँ पे संख्या को बढ़ाना था। तो अगली जो मुख्य समस्या थी अकबर के सामने वो थी राजपूतों की समस्या। राजपूतों की यहाँ पे हम बात करेंगे कि राजपूताना में राजपूत इकट्ठे हो रहे थे। मालवा में जो राणा मालदेव है वो जो है अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा था। तो इस प्रकार से विभिन्न राजपूत शासक अपनी शक्ति को एकजुट कर रहे थे और इकट्ठे होकर के भारत में वो पुण्य जो है, जो बाबर ने उनको हराया था, उस हार का बदला लेना चाहते थे और पुनः हिंदू शासन स्थापित करना चाहते थे। इसीलिए जो है अकबर पे वो कभी भी हमला बोल सकते थे और अकबर को कभी भी भारत से खदेड़ सकते थे। तो राजपूतों की समस्या सबसे ज्यादा बड़ी समस्या थी और उनको हराने की समस्या थी, उनकी एकजुटता को भंग करने की समस्या थी। अकबर का अवयस्क होना, अकबर का अल्पवयस्क होना, अल्पवयस्क होना। तो यहाँ पे अकबर का अल्पवयस्क होना सबसे मुख्य समस्या थी। अकबर का अल्पवयस्क होना जो है एक मुख्य समस्या थी अकबर के सामने ही, क्योंकि 14 साल की उम्र में ही उसका जो है राज्यारोहण हुआ था, सिंहासनारोहण हुआ था, ताजपोशी हुई थी। तो ताजपोशी के समय पे उसका एक बालक ही होना, एक छोटे से बच्चा ही होना बहुत बड़ी समस्या जो है उसके सामने थी। और इस समस्या पे उसने निजात पाने के लिए जो है बैरम खान जैसा विश्वास पात्र और संरक्षक उसका सहयोगी था, जिसके कारण से बैरम खान के साथ रहते हुए उसने जो है बड़ी ही अच्छे अनुभव सीखे और साहस और धैर्यशीलता की भावना का उसने अपने अंदर विकास किया। अगली जो मुख्य समस्या थी उसकी वो थी संरक्षक की समस्या। संरक्षक की समस्या, तो यहाँ पे उसका संरक्षक कौन था? अभी बात की थी हमने बैरम खान। बैरम खान को हुमायूं ने अपने विश्वास पात्र के होते हुए जो है अकबर का संरक्षक नियुक्त किया था, लेकिन यहाँ पे बैरम खान ने भी हुमायूं को धोखा नहीं दिया, अकबर को भी धोखा नहीं दिया और अपनी
जो नमक हलाली दिखाते हुए उसने अपने आप के जितने भी अनुभव थे उनको पूरी तरह से अकबर के साथ उसने शेयर किया, साझा किया, और अकबर के साथ पूरी जो है उसने मित्रता भी निभाई। यहाँ पे अकबर के संरक्षक के रूप में वो रहा। लेकिन यहाँ पे मुख्य समस्या ये आ गई थी कि अकबर सुन्नी मातृपक्ष की ओर से शिया था, लेकिन पितृपक्ष की ओर से सुन्नी मुसलमान था। और यहाँ पे जो संरक्षक था वो शिया मत का अनुयायी था। यहाँ पे सुन्नी जो मुसलमान थे वो उससे घृणा करते थे, उसके पद से हटवाना चाहते थे। तो आपसी प्रतिद्वंदता बढ़ रही थी, और आपसी प्रतिद्वंदता के चलते अकबर किसकी माने, किसकी बात माने, किसकी बात ना माने, ये जो है प्रतिद्वंदता उसके जो दिमाग में चल रही थी, ये उसके लिए समस्या बन गई थी। जो उसका संरक्षक था, हालांकि वो उसके पिता का विश्वास पात्र भी था, उसका सहयोगी भी था, और उसने जो है नमक हलाली दिखाते हुए भी उसने अकबर का राज्यारोहण कर दिया। हुमायूं की मृत्यु का समाचार पाते ही यदि वो चाहता तो विश्वासघात कर सकता था, और अकबर की बजाय खुद को जो है वहाँ का क्षेत्रीय राजा नियुक्त कर सकता था। तो उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन यहाँ पे दूसरे लोगों को अकबर कैसे संतुष्ट करे, वो समस्या सबसे मुख्य समस्या अकबर के सामने आई। और अगली जो समस्या थी वो थी सेना के संगठित सेना का अभाव, संगठित सेना का अभाव। यहाँ पे जब अकबर राजा बना था तो उसके पास कोई स्थायी और संगठित सेना नहीं थी। सैनिकों की छोटी सी टुकड़ी थी, उस छोटी सी टुकड़ी को कैसे वो एक बड़ी सेना में बदले और कैसे वो उनको कुशलता के गुर सिखाए, वो जो है सबसे मुख्य समस्या थी। हालांकि बैरम खान जैसा संरक्षक उसके साथ था। बैरम खान एक अनुभवी और योग्य सेनापति भी था। उसने जो है अपनी योग्यता की हर जगह जो है उदाहरण प्रस्तुत किए हैं और अकबर का पूरा साथ दिया है। इस प्रकार से जो है बैरम खान ने अपनी योग्यता दिखाते हुए अकबर का सहयोगी होने के साथ साथ एक अच्छा सेनापति होने के भी गुण थे, और उसने जो है आगे सेना में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो इन समस्याओं से अकबर के सामने जो शुरुआती जो कठिनाइयां थी उससे उसने निजात कैसे पाया। शुरुआत में ही जैसे बैरम खान ने अकबर का साथ देने की जो शुरुआत थी उसके राज्यारोहण से की थी, पानीपत का जो युद्ध था उसको जीतने से की थी। तो यहाँ पे जो है एक मुख्य जो इस्लामी एक व्यक्ति था शाह अब्दुल्ला। तो शाह अब्दुल्ला जो है उनके मार्ग में रोड़ा बन सकता था और वो विद्रोह कर सकता था। तो ये आंतरिक विद्रोह की स्थिति अब जो है इकट्ठी हो सकती थी। हालांकि शाह अब्दुल्ला के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, शाह अब्दुल्ला वो व्यक्ति था, हुमायूं का विश्वास पात्र था, सुन्नी मत का जो है मानने वाला मुसलमान था। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हुमायूं की मृत्यु का उसको समाचार मिला तो हुमायूं का विश्वास पात्र होते हुए भी अकबर का सहयोगी बनना जो है उसने नहीं स्वीकारा। और इसीलिए नहीं स्वीकारा क्योंकि बैरम खान के संरक्षक में अकबर था और वो जो है अकबर के राज्य अभिषेक में शामिल नहीं हुआ। तो यहाँ पे शाह अब्दुल्ला को जो है उसकी मंशा को दबाना जरूरी था, इसलिए बैरम खान ने एक भोज का आयोजन किया। कूटनीति का सहारा लेते हुए भोज में उसको बुलाया, वो भोज में आया और वो भोजन करने लगा तो वहां से उसको बंदी बना लिया गया, कैद में डाल दिया गया। यहाँ पे बैरम खान की इस कूटनीतिक चाल का फायदा ये हुआ कि जो विभिन्न जो अमीर लोग जो है जो सुन्नी मुसलमान अकबर के बैरम खान के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनकी महत्वाकांक्षाओं पे यहाँ पे अंकुश लग गया। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो है अकबर के आरंभिक जीवन के बारे में पढ़ा, उसके आरंभिक जीवन, बचपन और फिर उसके सामने जो 14 साल में ही राजा बन गया था, क्या कठिनाइयां उसने सहन की, उनके बारे में विचार किया, चर्चा की। इसके बाद विस्तार से हम पानीपत का युद्ध पढ़ेंगे और बाबर के कुछ अन्य जो अभियान थे उनकी चर्चा करेंगे। तो आज जो हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स, इसको आप ध्यान से रीड करेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है वैसे तो ये। तो आप जो है इसको अच्छे से पढ़ेंगे और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप अपनी जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपकी दुविधा है,
उसको क्वेश्चन के रूप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके टाइप करके भेज सकते हैं, जिसका आंसर आपको अगले वीडियो में जरूर दिया जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट्स, थैंक यू।